जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। आज जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। सीधा सिद्धांत। मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूँ। मैंने जो कुछ इतिहास की चीज़ों से लिखा है। हमारे भारत पर कितनी बार विदेशियों ने आक्रमण किए और फिर वो भारत को पूरी तरह से ना परास्त कर पाए, ना अपने अधिकार में ले पाए। आखिर वो युद्ध के लिए पूरी दुनिया के बाद भारत ही क्यों आते थे? क्यों उन्होंने सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है? तो आपने जैसे पारसमणि के बारे में सुना है। हमारा ज्ञान विज्ञान इतना मान रहा था कि लोग जो ना मेटलर्जी, धातु कर्म, धातु विज्ञान, सोना बनाना जानते थे मंत्रों के द्वारा। ऐसा कुछ सुनते हैं। अब कितना सही है तो वो तो नहीं जानते अभी हम भी, पर यह सत्य है कि हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत महान था। तो मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। जैसे हमारा, आपने कृष्ण लीला में कृष्ण के भगवान के साथ में देखा होगा कि काल यवन, जब उसे जरासंध बार बार लड़के भी नहीं जीत पाया तो उन्होंने काल यवन को बुलाया युद्ध करेंगे। क्या काल यवन उन्होंने जीत पाया? नहीं। किसी भी कारण भगवान योगेश्वर थे और उन्होंने अपने पूरे समाज को लड़ाई में झोंकने के बजाय, अपनी सेना को युद्ध में झोंकने के बजाय सोचा कि क्यों ना, हमारा उद्देश्य तो कालेबन को मारना है, क्यों जनता को परेशान किया जाए। तो सेना को उसने परेशान नहीं किया और कालेबन का वध अलग तरीके से किया। कालांतर में जितना इतिहास हमें ज्ञात होता है, एक फारस का एक छोटा सा व्यापारी जो धीरे धीरे पूरे फारस का शाह बन गया था, राजा बन गया था। और उस युग में करीब 2500 वर्ष पूर्व फारस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे बड़ा राज्य था। उसने भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया तो भारत के पश्चिम उत्तर में एक राज्य था, पौरव राज्य। उसने डरायस को परास्त किया, वापस भेज दिया। फिर एक और आया, अलेक्जेंडर। उसने लगातार पूरे मध्य यूरोप को जीता हुआ है और पूरे एशिया का राजा बनना चाहता था। भारत आया तो वो कभी झेलम नदी को पार ही नहीं कर पाया और जितना उसने पार किया तो वो भी परास्त हुआ राजा महान पोरस के आगे। और आगे चलते हैं। उसका एक सेनापति सेल्यूकस आया सिकंदर के सपने को पूरा करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं सिकंदर राजा को ऐसे छोड़ के चला गया था। यदि ऐसी बात थी तो सेल्यूकस क्यों वापस आता? सिकंदर ने सेल्यूकस को हराया। उसके बाद फिर यूरोप ने और मध्य एशिया ने फिर प्रयास किया और मोहम्मद बिन कासिम आया। उसको राजा दाहिर ने बार बार लड़ता रहा। दाहिर की बेटियों ने अपना बलिदान तक दे दिया पर मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किया, नहीं स्वीकारा। राजा दाहिर लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हुए, वर्षों तक लड़ते रहे पर भारत में नहीं घुसने दिया। महमूद गजनवी, फिर ये इसने अपने ऐसे मंसूबे पाले और भारत में घुसने का प्रयास किया। लूटपाट करी, खूब मारा पीटा। उसको राजा जयपाल ने, राजा भीमपाल ने परास्त किया। कई बार खुद भी परास्त हुए, संधि करनी पड़ी पर किसी भी माध्यम से उसे भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। ये थी हमारी संस्कृति। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आया महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ। उनका बताते हैं 1190 से 1192 के बीच में लगभग उसने 17 बार आक्रमण किया था, कुछ इतिहासकार बताते हैं। पर वो भी दिल्ली से आगे, दिल्ली, अब ये वर्तमान दिल्ली नहीं है, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, दिल्ली राज्य की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली तक वो पहुंच नहीं पाया कभी भी। युद्ध किया और मारा गया पर एक बार वो जीता, राजा को ले गया पृथ्वीराज चौहान। वीर शिरोमणि थे। हमारा कई बार दया भाव इतना ज़्यादा नुकसान कर जाता है, इतनी दया भी नहीं होनी चाहिए कि दुश्मन बार बार फन मार रहा और उससे क्षमा करता रहे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज खान, तैमूर लंग और उनका फिर आगे जाके एक वंशज आया बाबर। महाराणा संगा ने उसे परास्त करके भगाया। बेटा हुआ हुमायूं, उसका हुआ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सो ऑन। इतना बड़ा इतिहास पढ़ाते हैं।
हमारे भारत के उन वीरों ने उनकी वो हालत बनाए रखी पूरे जीवन भर कि वो कभी भी जो अपना सपना पाले थे ना, कभी उस सपने को पूरा नहीं कर पाए। तो आखिर ये जब इतने योद्धा, इतने बड़े, कितने आक्रांता आते थे, लूट पाट करके जाते थे, पर भारत को तोड़ नहीं पाए थे। अंग्रेजों ने ऐसे आखिर क्या किया कि पूरे के पूरे लगभग संपूर्ण भारत पर नहीं, लगभग धरती का कोई देश बचा हो जिस कहते हैं कि 17वीं सदी 18वीं सदी ब्रिटिश का सूरज कभी नहीं डूबता था। आखिर क्यों? उन्होंने बहुत ज्यादा युद्ध नहीं किए। आज की जो शिक्षा नीति ना, मैकाले शिक्षा नीति, उन्होंने देखा भारत को परास्त जब इतने बड़े उस युग से, इतने समय से कोई नहीं कर पाया, तो वो भी नहीं कर पाते, चुटकी भर तो थे। उन्होंने नया तरीके का सोचा कि लड़ो मत। वीर क्यों हैं? क्योंकि इनकी शिक्षा नीति, इनकी शिक्षा पद्धति उस तरीके की है कि बच्चे गुरुकुलों में जाते हैं, उस तरीके की शिक्षा लेते हैं कि राष्ट्रभक्ति की भावना इनमें कूट कूट के इतनी बढ़ जाती है कि उनके लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम हो जाता है। उन्होंने इसलिए गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ा, हमसे संस्कृत को छीना। उन्हें एक सीधा सिद्धांत अपनाया, यदि किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को ही तोड़ दो, उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो। वही उन्होंने किया। उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया, ना या पुर्तगालियों को टिकने दिया, ना या फ्रांसीसियों को टिकने दिया, और पूरे लगभग भारत पर राज्य कर दिए। लगभग कुछ जगहों को छोड़ दिया। कारण उन्होंने गुरुकुलों को तोड़ा। अब उन्हें आवश्यकता क्या थी गुरुकुलों को तोड़ने की? वो थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कैसे है। गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसमें शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, शास्त्र प्रमाणित है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मन की गति से चलने वाले या मनोयोग से चलने वाला या कहते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान से किसी तरीके से राहु केतु हो या फिर अरुण वरुण यम हो, हम वहाँ तक जानते थे। हमारे ऋषि मुनि, उनका जो बौद्धिक स्तर था इतना ऊपर था। उन्होंने लिखा, कहते हैं ना लिखित नहीं था, सब कुछ लिखा था उनके पास। लिखित को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जला गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस समय जब पूरी दुनिया में शिक्षा की कोई स्तर नहीं था, हमारे विश्वविद्यालय थे, ये था हमारा स्तर। हम भूल गए अपने आप को। यदि हमें अपने वापस उसी गौरव को लाना है तो हमें संस्कृत को भी लाना है, क्योंकि शास्त्र किस में लिखे हैं? संस्कृत में। संस्कृत हम पढ़ते नहीं। अब संस्कृत को पढ़ते नहीं तो हमको जो कोई कैसा भी थोपेगा वो हमारे ऊपर आ ही जाएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि जितने भी यूरोप ने की जितने इन्वेंशन बताते हैं ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से भी वो हमारे संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ के, वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण जैसे ये सारी चीज़ों को पढ़ के कर ले। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य का, आचार्य विष्णुगुप्त के श्लोक लेकर इतना बड़ा अर्थशास्त्र तैयार किया, पर हमें घुमा फिरा के उसे इकोनॉमिक्स करके हमें थोप दिए। अपनी संस्कृति को पहचानें, प्रयास करें। अब जब उर्दू एकेडमी बन रही है, उर्दू के शिक्षकों की भर्ती निकल रही है, तो संस्कृत के शिक्षकों की भर्तियां क्यों नहीं है? आखिर क्यों? क्योंकि सीधा सिद्धांत है, यदि किसी देश की संस्कृति को तोड़ना है तो उसकी शिक्षा को तोड़ दो। और वही हुआ, हमारी शिक्षा को तोड़ दिया गया और हमें अंग्रेजों की पूंछ बना दिया। सच में हमारा बच्चा LKG से पढ़ता है इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय पापा, हाय डैड। क्या इससे वो विद्वान बन गया? अंग्रेजी का बना देंगे उसे शेक्सपियर? तो क्या शेक्सपियर कालिदास की बराबरी करेगा, जिसने अभिज्ञानम शकुंतलम लिख दिया, जिसने मेघदूत लिख दिया? तो यदि हम चाहते कि हमारे बच्चे भी विद्वान बने तो उन्हें संस्कृत से तो जोड़ना पड़ेगा, और संस्कृत से जोड़ना है तो उसके लिए अच्छे संस्कृत विद्वानों का होना जरूरी है। और संस्कृत विद्वानों का होना कैसे जरूरी है? कैसे होंगे? क्योंकि वैकेंसी निकाले सरकार, तभी तो संस्कृत पर जोर आएगा। संस्कृत को सीखेंगे तो वो जान पाएंगे कि हम क्या थे। ये मैंने कुछ एक आपको केवल उदाहरण दिए थे कि कुछ लोग चढ़े थे। मैंने वैसे बहुत कुछ इसमें लिखा है, बाकी
अगली वीडियो में फिर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अपने बच्चों को संस्कृत से जोड़ें। देखिए, भाषा सभी सिखाएं, पर हम उस भाषा पे ज़्यादा ध्यान दें जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज की शिक्षा पद्धति हमें नौकर बनाती है, बाकी हमारी जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, शिक्षा है, वो हमें विद्वान बनाती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वानों की सदैव हर जगह पूजा होती है। तो आप अपने बच्चों को विद्वान बनाए ना। तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को संस्कृत की तरफ थोड़ा सा मोड़ें, बहुत काम आने वाली है। और जब बच्चे आपके पढ़ेंगे संस्कृत, तो सरकार अपने आप सोचेगी कि इन बच्चों को आप बेरोजगारों के, क्योंकि बेरोजगारों के लिए तो उन्हें सोचना है ना। अब संस्कृत के इतने स्कॉलर्स रहेंगे, विद्वान रहेंगे, तो उनके बारे में गवर्नमेंट सोचेगी। तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।